तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में साइंस के मॉडल पेपर 10th क्लास में पार्ट नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ बताने वाला हूं, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यदि आप ये सीरीज पक्का कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को 40 में से 35 नंबर पक्का आएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, इस शानदार वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को सीरीज बाय सीरीज चाहिए, यानी कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मैट्रिक विद्यार्थी 2022 का जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसका राइट आंसर होगा ना वह होगा आपका अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस और धनात्मक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना कि आप लोग जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसमें आप कितना सही कर पाए और कितना आपका गलत हुआ, सही सही बताना। इससे आप लोगों का ये पता चलेगा कि आप लोगों का तैयारी किस तरह से चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? ठीक है, पहला ऑप्शन है f बराबर r, दूसरा ऑप्शन है f बराबर r/2, तीसरा f बराबर r/3 और चौथा है f बराबर r/4। यानी लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वह किसका होता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेंस की जगह पे दोस्तों दर्पण होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? दर्पण। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या अगर r है तो दोनों में संबंध जो होगा ना वह f बराबर r/2 का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे ज़्यादा होता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है निम्न में से किस माध्यम का? तो हवा, जल, सीसा और हीरा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह हीरा का, यानी कि 2.42 होता है। और एक बात इसमें आपको ये याद रखना है कि जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसकी प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि हवा में प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। समझ पाए? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहता है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितना होता है? अल्पतम माने कि कम, यानी कम दूरी आपको मिले ना तो आप हमेशा समझिए 25 सेंटीमीटर होगा। अगर कम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर, अगर कम दूरी नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा आपका आंसर जो होगा इस तरह के ऑप्शन में अनंत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर अल्पतम या कम दूरी लिखा हुआ है तो 25 सेंटीमीटर, अगर आपको न्यूनतम दूरी या अल्पतम दूरी या कम दूरी नहीं लिखा गया है तो वह अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा दोस्तों। दिया हुआ है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो ये आपको याद रखना है, जैसे बैगनी, नीला, लाल, पीला। यानी कि सबसे कम का यहाँ चर्चा किया गया है। मैं आप लोगों का यहाँ क्लियर कर देता हूँ। लाल रंग जो है ना, इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह ज़्यादा होता है दोस्तों। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, बाकी लाल रंग के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो वह कम होता है। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो होगा ना वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग से
संशोधित किया जाता है, यानी इसका निराकरण कैसे किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। 4 ऑप्शन है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसी लेंस, इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस होगा और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर लेंस वाला चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो दोस्तों यूट्यूब के सर्च में लिखिएगा नेत्र लेंस बाय सूरज सर, आप लोगों को मेरा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ लेंस से संबंधित मैंने पूरा डिटेल्स में बताया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहता है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विद्युत प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है? पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, यहाँ कार की जगह काट होगा। ठीक है, और तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा है इनमें सभी पर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना, ये 4 ऑप्शन में सभी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वह सभी पर करता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जैसे ऑप्शन है वाट, वाट बटा घंटा, यानी वाट प्रति घंटा। ऑप्शन सी है यूनिट, ऑप्शन डी है ओम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह कितना होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा बिना ऑप्शन का, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इस तरह से पढ़ेंगे। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। 10th नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप लोगों का जो ऑप्शन है वह कौन सा सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो कौन सा गलत है आप ध्यान से देख लीजिए। पहले, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, हर विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, ये बिल्कुल गलत है। हर विद्युत रोधन वाला तार नहीं होता है। विद्युन्मय का मतलब होता है उदासीन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती है? तो दोस्तों चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर व्यक्त करती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यदि आप लोगों को नहीं आता है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाइएगा, लिखिएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, वाम हस्त नियम बाय सूरज सर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर संकेत करती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना वह निम्न में से कौन सा होगा? तो वो होगा यूरेनियम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हाइड्रोजन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन, यानी कि H। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है
NaHCO3, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इनमें से कौन सा पदार्थ होगा, तो वो होगा अम्ल। इसका ट्रिक भी है, जैसे मान लीजिए अनिल जो है, अनिल अ से होता है आपका अम्ल, नी से नीला, लौ से लाल, यानी अनिल जो है ना अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH मान होता है वह कितना होता है। ठीक है, तो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा धातु है जो चमकीला है, तो वह हो जाएगा आपका आयोडीन। ग्रेफाइट भी जो होता है वह आपका चमकीला होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु का नाम बताए। तो दोस्तों इसका जो सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है वह होता है सोडियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको इसका PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।